Assalamu alaikum, dear students. Here I am Engineer Kaisar Shah from the ANSI Institute of Management Sciences. मैं आपको बीएड के सेकंड सेमेस्टर में टीचिंग ऑफ बायोलॉजी को पढ़ा रहा हूँ। आज हम यूनिट 4 पढ़ेंगे, जिसमें हम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है। सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन पे चलते हैं, इसकी डिफिनीशन पे चलते हैं कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है। An instructional objective is a statement that will describe what the learner will be able to do after the completion of instruction. अगला एक दूसरा एजुकेशनिस्ट है रॉबर्ट मैग, उसने किस तरह डिफिनीशन किया हुआ है that a collection of word, pictures, diagram intended to let others know what you intended to your student to achieve. इन दो डिफिनीशन से आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया होगा कि व्हाट आर द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि आप अगर क्लास लेना चाह रहे हैं या कोई टॉपिक पढ़ाना चाह रहे हैं किसी ख़ास ग्रेड में, तो आप क्लास लेने से पहले लेसन प्लानिंग में हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि इस क्लास को, इस टॉपिक में मेरी ऑब्जेक्टिव क्या है, उसमें कौन कौन सी स्किल्स में इसको डेवलप करवाना चाह रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स की, या उस टॉपिक को पढ़ाने के बाद बच्चों ने क्या चीज़ें हासिल की, आया वो उस टॉपिक पे उसको समझ आ गई है कि नहीं। तो इसको कहते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। एक और डिफिनीशन है, ऑब्जेक्टिव्स आर स्पेसिफिक आउटकम बेस्ड मेजरेबल एंड डिस्क्राइब द लर्नर बिहेवियर आफ्टर इंस्ट्रक्शन। इन अदर वर्ड्स व्हाट अ लर्नर विल एबल टू डू एज अ रिजल्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अच्छा, आज के इस लेक्चर में हम इस तरह डिस्कशन थोड़ी सी एक ख़ास अंदाज में इस तरह करेंगे कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को हम सेट करते हैं तो उसकी पैरामीटर्स क्या क्या है, कि अगर हम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं तो किन बुनियादों पर या किन बातों को मलहूज़ खातिर रख कर अब हम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई लेट सपोज हमारे पास स्कूल में ग्रेड 6 से ग्रेड 10 तक बच्चे हैं, तो ग्रेड 6 के बच्चों की मेंटल एबिलिटी, फिज़िकल एबिलिटी और उसकी जो दूसरे एबिलिटीज़ हैं दे विल बी लिटिल नरिश, या उसकी थोड़ी सी वो अपनी लिमिट होगी। अगर आप ग्रेड 7 के या ग्रेड 8, ग्रेड 9, ग्रेड 10, हर एक ग्रेड के हर एक बच्चे की अपनी मेंटल एबिलिटी और फिज़िकल एबिलिटी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। तो उसी मेंटल एबिलिटी और फिज़िकल एबिलिटीज़ के बुनियाद पर हम अपने बच्चों के एक ख़ास ग्रेड पे जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो उसके हम इन कंडीशंस को देखते हुए हम अपने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं। अच्छा, चलते हैं आगे। क्राइटेरिया फॉर फार्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। हम जब भी लेसन प्लान तैयार करते हैं तो अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने के लिए हमने कौन सा क्राइटेरिया रखना है। अच्छा, सबसे सादा या सिंपल आसान तरीका क्या है, अपने साथ एक लफ्ज़ याद रख के स्मार्ट। इस अल्फाज के बुनियाद पे आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने हैं। इस मीन्स स्पेसिफिक मीन के उसी मेंटल एज और फिजिकल एज के मुताबिक हो। नंबर 2, आपके ऑब्जेक्टिव्स मेजरेबल हो, और अगला है अटेनेबल हो, रियलिस्टिक हो और टाइम बाउंड हो। स्मार्ट में टोटल 5 वर्ड्स हैं कि आपने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने के लिए 5 चीज़ों का ख्याल रखना है। आपके इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक हो, दूसरा मेजरेबल हो, तीसरा अटेनेबल हो, रियलिस्टिक हो और टाइम बाउंड हो। अच्छा, जब हम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव की सेंटेंस लिखते हैं ना, कि अक्सर आपने देखा हुआ होगा कि लेसन प्लान में देखा होगा कि एट द एंड ऑफ द लेसन द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू
ये पूरा जुमला लिखा हुआ होता है, तो उस जुमले को कहते हैं हमने एक ऑब्जेक्टिव सेट किया है कि इस ऑब्जेक्टिव को हमने अचीव करना है। उसी सेंटेंस को हम डिवाइड करते हैं 4 हिस्सों में। फर्स्ट, एक्शन वर्ब, कि आप उसमें बच्चे से क्या चीज़ करवाना चाह रहे हैं, कंडीशंस होती हैं उसमें उस जो काम आप करवाना चाह रहे हैं उस काम को आपने उस बच्चों पे कुछ ना कुछ लिमिटेशंस या कंडीशंस रखनी होती है, क्योंकि उसकी अगर वो आप लिमिटेशन नहीं रखेंगे तो ज़्यादातर बच्चों की लेवल उस तरह की नहीं होगी। लेट्स सपोज अगर कोई बच्चा 1 से लेकर 10 तक हिंसे जानता हो और आप उसको 12 और 13 पढ़ाना चाह रहे हैं, उसको कहें कि आप 12 अगर आप एडिशन पढ़ा रहे हैं, अगर आप एडिशन 1 + 9 कर दें तो वो आसानी के साथ कर लेगा। अगर आप 12 + 13 कर लें तो इट मीन्स आपने अपने लिमिटेशन से थोड़ा सा बाहर निकल गई, क्योंकि आपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाया क्या है 1 से लेकर 10 तक, तो वो सिर्फ 10 हिंसे जानते हैं। अगर आप उसी के अंदर, उसी लिमिटेशन के अंदर आप उस बच्चों से एक्टिविटीज़ या जो काम कराना चाह रहे हैं कि उसको एडिशन सिखाएं, तो उसी लिमिटेशंस, उसी कंडीशंस के अंदर रह के आपने उन बच्चों को पढ़ाना होता है। अगला है स्टैंडर्ड और चौथा है इंटेंडेड ऑडियंस। वही मतलब है कि आपने क्या करना है, कंडीशंस क्या रखनी है, और कंडीशंस किस बेस पे हम रखते हैं कि आपकी ऑडियंस की लेवल क्या है, आप जिसको पढ़ा रहे हैं कौन से लेवल की है, कौन से ग्रेड की है। अच्छा, सबसे आसान चीज़ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने के लिए एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट है जिसका नाम बेंजामिन ब्लूम है। उसने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को या इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने के लिए उसने एक थ्योरी पेश की है जिसको कहते हैं ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। अच्छा, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। व्हाट इज टेक्सोनॉमी? टेक्सोनॉमी मीन्स क्लासिफिकेशन। Taxonomy mean classification. So from the word Bloom taxonomy, the Benjamin Bloom have some kind of classification of different abilities of a student. The purpose of Bloom taxonomy is to promote higher form of thinking in the education, such as analyzing, evaluating concepts, process, procedures and principles rather than just remembering the facts. हायर फॉर्म ऑफ थिंकिंग क्या है कि लेट सपोज अगर बच्चे को अक्सर ज़्यादा चीज़ें वो रटा किए हुए होते हैं, उसको याद किया हुआ होता है, अगर आप उसी याद किए हुए सबक पे उसको बच्चों को कहे थोड़ा सा इसको देख ले, इसको एनालाइज करे, एवोल्यूएट करे, इसका मतलब क्या है, इसमें ये बंदा क्या कर रहा है, आप सब जब आप क्वेश्चन आंसर करते हैं उस पर उसके मुतालिक आप उससे क्वेश्चंस वगैरह करते हैं, अगर वो एनालाइज कर सके और एवोल्यूएट कर सके कि इस सबक में ये वाला कंसेप्ट है, तो एक्चुअली यू आर चेकिंग सम हायर फॉर्म ऑफ थिंकिंग, उसके दिमाग की हायर थिंकिंग को आप चेक कर रहे हैं। इस तरह ब्लूम टेक्सोनॉमी भी इस डिफरेंट लेवल ऑफ थिंकिंग को डिवाइड करता है। उसी थिंकिंग लेवल पे हम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं। इट इज़ ऑफन यूज्ड व्हेन डिजाइनिंग इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन, इंस्ट्रक्शंस और लर्निंग प्रोसेस। अच्छा, बेंजामिन ब्लूम ने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स या लर्निंग को 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है कि बच्चा लर्निंग करता है 3 अतराफ से, 3 जगह से वो नॉलेज को लर्न करते हैं। नंबर फर्स्ट, कॉग्निटिव डोमेन। पहला क्या है, 3 डोमेन्स है इसकी लर्निंग की, 3 डोमेन्स है कि 3 जगह से बच्चे सीखते हैं। पहला वाला क्या है, कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निशन मीन मेंटल स्किल्स, के बच्चे अपने दिमाग के स्किल्स को इस्तेमाल करके नॉलेज को गेन करते हैं। अगला है इफेक्टिव डोमेन। इफेक्टिव जस्ट केम फ्रॉम द affection is a feeling actually, or emotions. Affective domain is actually related to the emotional
एंड फीलिंग इमोशन एंड फीलिंग्स ऑफ अ चाइल्ड। अगला है साइकोमोटर। इट मीन्स दैट के अगला डोमेन जहाँ से बच्चा सीखता है वो है उसकी फिजिकल स्किल्स, लाइक यूजिंग देयर हैंड्स, देयर फिजिकल पार्ट्स, फॉर एग्जांपल हैंड्स, उसके पाँव वगैरह, लेट सपोज वॉकिंग कर रहे हैं, लिखाई राइटिंग वगैरह कर रहे हैं, ये सारी क्या है, उसको कहते हैं साइकोमोटर स्किल्स। सो ब्लूम टेक्सोनोमी के मुताबिक हमारे पास लर्निंग के 3 डोमेन्स हैं, बच्चे 3 जगह से नॉलेज वगैरह गेन करते हैं। पहला है कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन मीन कि बच्चा लर्निंग करता है मेंटल स्किल्स के ज़रिए। अफेक्टिव डोमेन यानी कि वो इमोशनल और फीलिंग्स के ज़रिए सीखते हैं बच्चे। साइकोमोटर तीसरा साइकोमोटर डोमेन है। साइकोमोटर डोमेन का मतलब ये है कि बच्चे सीखते हैं बाय डूइंग, बाय फिजिकली डूइंग समथिंग। सो अब चलते हैं कॉग्निटिव डोमेन की तरफ। What is cognitive domain? Cognitive domain involves the knowledge and development of intellectual skills. So cognition actually related to the mental skills. There are 6 major categories of cognitive, starting from the simplex to the most complex. So cognition domains mean mental skills. Number first, कॉग्निशन डोमेन में टोटल 6 क्वालिटीज़ हैं या 6 कैटेगरीज हैं। सबसे पहले बच्चा नॉलेज हासिल करते हैं। इट मीन्स बाय मेमोराइजेशन, बाय रिमेंबरिंग। जब ये बच्चा टॉपिक रिमेंबर करते हैं या रटा लगाते हैं तो उसके बाद उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग या कंप्रहेंशन, उस दूसरा स्टेप क्या है, कंप्रहेंशन। उस नॉलेज को जब वो याद करे तो फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं। जब वो टॉपिक वो समझते हैं तो फिर उसको अपने इर्द गिर्द जो एग्जाम्पल्स है या इर्द गिर्द जो इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट में उस चीज़ को देखते हैं कि आया जो टॉपिक मैंने याद किया फिर समझा और अपने माहौल में देखते हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ में मौजूद है, और फिर उन्हीं क्वालिटीज़ के बेस पे वो बच्चा एनालाइज कर सके, उस प्रोसेस को एनालाइज कर सके। और इस तरह अगला स्टेप है सिंथेसिस, ताकि वो कुछ ना कुछ कंक्लूजन, जब एनालिसिस करे, एनालिसिस के बाद वो कुछ ना कुछ कंक्लूजन पे पहुंचे। कंक्लूजन मीन कंबाइनिंग ऑल दी योर थॉट्स अबाउट दी एनालाइजिंग एन ऑब्जेक्ट, और उस पर आप नतीजे पहुंचे कि ये अमल इस तरह हुआ और कंक्लूजन पे पहुंच गए, तो उसको हम कहते हैं सिंथेसिस। अगला है एवोल्यूएशन। जब आप सारा ये 5 स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं, लास्ट में हम बच्चे की एवोल्यूएशन करते हैं कि इसने कितना सीखा है। सो समरी क्या है कि ब्लूम टेक्सोनोमी में ब्लूम ने फर्स्ट डोमेन कौन सा है, कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन में सबसे पहला है नॉलेज। इट मीन्स अ स्टूडेंट विल गेट द नॉलेज आइदर बाय रिमेम्बरिंग और बाय मेमोराइजेशन। दूसरा स्टेप है, ब्लूम कहता है कि जब ये बच्चे रिमेंबर करते हैं तो फिर उसको समझते हैं, जिसको कहते हैं कंप्रहेंशन। अगला स्किल है 3 है एप्लीकेशन। जब ये समझ जाए, अंडरस्टैंड कर ले एक टॉपिक को, सीख जाए, तो फिर उसको अप्लाई करते हैं अपने डेली लाइफ में। चौथा पॉइंट है एनालिसिस। अगली क्वालिटी या स्किल जो है बच्चे की, जिसके बहुत ज़रूरी है सीखने के लिए, वो है एनालिसिस। जब ये अप्लाई करते हैं डेली एग्जाम्पल में, उसको एनालाइज करते हैं, फिर उसकी बेस पे 5वां प्रॉपर्टी है सिंथेसिस, यानी कि क्रिएटिंग। वो कुछ ना कुछ कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि ये क्या हो गया और इसकी रिजल्ट क्या होगी। अगला है एवोल्यूएशन, ताकि फिर आप उसकी बेस पे वो एवोल्यूएट कर सकें वो बच्चे। वही एक्सप्लेनेशन है कि रिमेंबरिंग क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है। रिमेंबरिंग सारे वो इसके डिक्शनरी वर्ड्स के इसके माने सारे लिखे हुए कि रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, एवोल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग। अगला डोमेन है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव जस्ट केम फ्रॉम द वर्ड अफेक्शन। अफेक्शन मीन इमोशंस, फीलिंग्स। हर बच्चे या हर एक इंसान में कुछ ना कुछ इमोशंस होती है। उसी इमोशंस के ज़रिए हम बच्चों को
क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उसको किसी बुरे और अच्छे में तमीज़ सिखाते हैं। इस तरह उसको एटीट्यूड, उसको एप्रिसिएशन हम देते हैं, अक्सर सज़ा भी देते हैं। ये सारी चीज़ें किस चीज़ में आती है, इफ़ेक्टिव डोमेन में। तो ये सारी जब आप किसी को फीलिंग्स के ज़रिए आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, ये एंथुजियाज़म उसमें क्रिएट कर रही है या नेशनलिज्म उसमें क्रिएट करें, तो ये सारी आप किस चीज़ के साथ उस बच्चे के खेल रहे हैं, उसकी हम फीलिंग्स के साथ खेल रहे हैं। उसी फीलिंग के बेस पे हम उसको लर्निंग के मोड में लेके जा रहे हैं। लर्निंग की या इफेक्टिव डोमेन की एक्चुअली 5 कैटेगरीज हैं। 5 नंबर फर्स्ट रिसीविंग, दूसरा है रिस्पॉन्डिंग, थर्ड वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरेक्टराइजेशन। रिसीविंग मीन कि आप अगर कोई बच्चे को कहें कि बेटा ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो वो बच्चा वो रिसीव कर लेगा, एक्नॉलेज कर लेगा। आस्क टू अटेंटिव, कोर्टियस, ड्यूटीफुल, फॉलोज, गिव, लिसन, अंडरस्टैंड, ये सारी इसकी मीनिंग्स है। जब वो जैसा ही आप कहें कि बेटा झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, तो सबसे पहले वो जुमला वो रिसीव करते हैं बच्चे। जब वो रिसीव करते हैं तो उसके अपोजिट वो आपसे क्वेश्चन वगैरह करेंगे, उसको कहते हैं रिस्पॉन्डिंग। जब वो आपको आंसर्स, रिस्पॉन्डिंग मीन आंसर, असेस्ड, एड, कंप्लाइज, कंफर्म, डिस्कस, परफॉर्म, प्रेजेंट, टेल्स। जब वो रिस्पॉन्ड करते हैं तो फिर उसको अगला स्टेप है वैल्यूइंग। फिर उसको वो कैटेगराइज करते हैं, उसको वैल्यू देते हैं, वो उसको अप्रिशिएट करते हैं या डेमोन्स्ट्रेट करते हैं अपनी लाइफ में। अगला है कंपैरिजन, ऑर्गेनाइजेशन। फिर वो उसी क्वालिटी को फिर वो कंपेयर करते हैं। अगला स्टेप क्या है, कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन मीन्स एक्ट्स, डिस्क्रिमिनेट्स, डिस्प्ले, इन्फ्लुएंस, मॉडिफाई, परफॉर्म, क्वालिफाइज। इट मीन्स जब ये कंपेयर कर सके, कंपेरिजन के बाद वो क्या होगा, उसमें फुली वो अपने आदत में वो मॉडिफाई कर लेगा और अपना लेगा। सबसे पहले क्या करते हैं बच्चे, रिवाइज करते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले वो आपसे इमोशनली, अगर आप कोई चीज़ आप उसको बताना चाह रहे हैं कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो सबसे पहले वो जुमला वो रिसीव करते हैं, थोड़ा सा सोच करते हैं, सोच समझ करते हैं। उसके बाद वो आपको रिस्पॉन्ड करते हैं। अगला स्टेप क्या है, रिस्पॉन्ड करते हैं। उस रिस्पॉन्डिंग के बाद आप वो क्या करते हैं, आप उसको वैल्यूइंग सिखाते हैं कि ये चीज़ इस वजह से अच्छी नहीं है, ये इस वजह से ये वाला चीज़ अच्छा है। जब ये वैल्यू हो जाए तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। इट मीन्स कंपेयर करते हैं उस अच्छे को बुरे के साथ, उसको कंपेयर करते हैं। जब वो कन्विंस हो जाए तो कि ये चीज़ बुरी है, ये अच्छी है, तो फिर वो उसके पर्सनालिटी में आ जाती है, जिसको हम कहते हैं कैरेक्टराइजेशन एक्ट्स। अगला है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर मीन दी लर्निंग विच आर रिलेटेड with the physical skills. It means the motion of their body parts due to which he learns his knowledge or learn the different knowledge through his activities. साइकोमोटर को हम 5 मेजर स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले क्या है, अगर आप कहें किसी बच्चे से कि बेटा आपने 10 मीटर या 100 मीटर भागना है, तो फर्स्ट क्या है, परसेप्शन। परसेप्शन मीन्स जो जुमला वो उसने सुना है उसको वो क्या करते हैं, सेंस करते हैं अपने आंखों से, अपने कानों से वो सेंस करते हैं कि क्या चीज़ मैंने रिसीव की है। वो कहेगा 10 मीटर, जब 10 मीटर ये सेंसरी ऑर्गन से वो सुनेगा, ये तो ऑर्गन है ना, सेंस किस चीज़ से कर रहे हैं, ऑर्गन से। तो मैंने आपको कहा कि साइकोमोटर मीन योर्स बॉडी ऑर्गन्स। तो उस बॉडी ऑर्गन के जरिए हम क्या करते हैं, लेट सपोज कान है, कान के जरिए हमने परसेप्शन ली, हमने क्या चीज़ सुनी। अगला है सेट गाइडेड रिस्पांस मैकेनिज्म। अगला आपने क्या चीज़ करना है कि बेसिक प्रोफिशिएंसी, आपने सेट गाइडेड रिस्पांस मैकेनिज्म। क्या मैंने कहा कि यार 100 मीटर आपने दौड़ना है,
नंबर 3 कम्प्लेक्स ओल्ड रिस्पॉन्स, एडाप्टेशन, और 5वां है ऑर्गेनाइजेशन। उसको थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। परसेप्शन क्या चीज़ है? चूजेस, डिस्क्राइब, डिटेक्ट, डिफ्रेंशिएट, डिस्टिंग्विश, आइडेंटिफाई। लेट सपोज मैं बच्चे को कहता हूँ कि बेटा मेरा मोबाइल घर से ले आओ, और मेरे घर को 2-3 रास्ते गए हो, तो सबसे पहले परसेप्शन, वो चूज़ करेगा, डिटेक्ट करेगा आपके बात को किस चीज़ से, कान से, और आंख से आपसे आपके फीलिंग्स या आई जो इम्प्रेशन है उसको वो रिसीव कर लेगा उस आर्गन से। अगला क्या है? जब वो परसेप्शन रिसीव करे, आपके अल्फाज को रिसीव करे, उसके बाद वो उसके मुताबिक रिएक्ट करेगा। सेट क्या कहते हैं? प्रोसीड, रिएक्ट्स, शो, स्टेट्स, वॉलंटियर्स। इट मीन्स कि आप जो वो चीज़ें उसने अपने ऑर्गन से सुनी है, देखी है, उसके मुताबिक वो रिएक्ट करेगा। रिएक्शन किस तरह होगा? अगला है गाइडेड रिस्पॉन्स, कि वो कहीं पे उसने वो उसका तरीक़ेकार को देखा हुआ होगा, किसी से देखा हुआ होगा कि सर के घर को ये रास्ता जाता है, तो वो उसी रास्ते को कॉपी करके, जो किसी दूसरे को उसने देखा हुआ कि सर के घर को ये रास्ता जाता है, तो उसी रास्ते पे वो भी चला जाएगा। अगला है मैकेनिज्म। Mechanism mean assembles, calibrate, constructs, dismantles, displays. अगला है complex over response. It means manipulates, measurements, mix, organize, sketches. अगला है adaptation. Adapts, alter, changes, rearranging. अगला है organization. ये सारी साइकोमोटर डोमेन में आती हैं। What are the characteristics of instructional objectives? Instructional objectives को सेट करते वक्त आप उसकी खुसूसियत क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? नंबर फर्स्ट है स्पेसिफिक। Objectives have to be very specific. This means they should describe exactly what the learner is expected to do. अगला है outcome based. Objectives are outcome based. This means that the objective is going to be state what the learner should be able to do after the instruction is completed. The process how the instruction happens is not considered in an objective. अच्छा, आउटकम और ऑब्जेक्टिव में क्या फ़र्क है? ऑब्जेक्टिव्स वी सेट बिफोर दी योर लेसन डिलीवर्ड, और आउटकम मीन्स कि उस ऑब्जेक्टिव जो आपने लेसन से पहले आपने तैयार किया हुआ है, जब आप लेसन लेते हैं आया, उसकी कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल रही है कि नहीं, वो लेसन के बाद जो आपके पास ऑब्जेक्टिव की जो शक्ल आती है प्रैक्टिकल के, उसने वो कुछ हासिल किया है कि नहीं, वो ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ है कि नहीं, उसको कहते हैं आउटकम। तो आपकी इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव आउटकम बेस होना चाहिए, रियल होना चाहिए कि वो ऑब्जेक्टिव के बेस पे आपने जो रिजल्ट या आउटकम रिसीव किया है, आया वो फुलफिल हुआ है कि नहीं। तीसरा है मेजरेबल। ऑब्जेक्टिव्स आर मेजरेबल। दिस मीन्स द ऑब्जेक्टिव शुड डिस्क्राइब लर्निंग आउटकम दैट कैन बी मेजर्ड एंड ऑब्जेक्टिव शुड सीन आर हेयर्ड। अगला है डिस्क्राइब स्टूडेंट बिहेवियर। ऑब्जेक्टिव डिस्क्राइब द स्टूडेंट बिहेवियर। दिस मीन्स द ऑब्जेक्टिव शुड रिलेट व्हाट द स्टूडेंट शुड बी एबल टू डू आफ्टर द इंस्ट्रक्शन। उस लेसन और स्टूडेंट्स के बिहेवियर उसी के मुताबिक आपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करवाने हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर हैविंग योर टाइम एंड अल्लाह हाफिज़।